टेस्ट डिस्कशन क्लास है, टेस्ट डिस्कस करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लाइंस एंड एंगल के कुछ क्वेश्चन है। 40 नंबर का हमने टेस्ट लिया था, हर सवाल के आगे टेस्ट के मार्क्स भी लिखे हुए हैं। ठीक, पहला सवाल हमारे पास था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 6, और फिर उसमें पूछा है एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, किस पॉइंट पे x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रहा है, ये भी आपको बताना था। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है, देखो 3 पॉइंट लो चाहे 2 पॉइंट लो, ये आपकी मर्जी है। 3 पे लेते हो तो आपका ग्राफ थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट बनता है, हालांकि मैं एक्सपीरियंस हूं तो मैं 2 पे भी बना पाऊंगा, लेकिन आप ट्राई करना कि आप 3 पॉइंट पे चेक करो। 3 पॉइंट पे ना ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट बनेगा आपका। ठीक, आपने ये ग्राफ बना लिया अपना। ठीक, ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस करना ज्यादातर इसको। ये y एक्सिस y डैश, x x डैश, ओरिजिन। ठीक है, इधर पॉजिटिव, ये पॉइंट्स हम थोड़ी देर में रखते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। 3x + 4y = 6। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y कितना आएगा? y आएगा 6/4, है ना। 6/4 कितना हो जाएगा? आई थिंक 1.5। y आएगा 1.5। ठीक, अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तो x आएगा 2। ठीक है, ये पॉइंट हमारे आएंगे। ठीक, तो ये भी 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2 पॉइंट्स लोकेट करते हैं। 0 और 1.5, तो 0 और y पे 1.5 तो यहां होगा, है ना, ये वाला पॉइंट होगा। कौन सा हो जाएगा ये? 0, 1.5। फिर कह रहा है 2, 0, यानी अगर x मैंने 2 रखा, y 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया 2, 0। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें बोल रहा है किस पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है x और y एक्सिस को। x एक्सिस को किस पे कर रहा है? यहाँ पे एट x = 2 एंड एट y = 1.5 ग्राफ कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब x जब 2 है तो x एक्सिस को कट कर रहा है, और जब y 1.5 है तो y एक्सिस को कट कर रहा है। देख लो जरा। और कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो 0, 1.5 पे y एक्सिस और 2, 0 पे x एक्सिस। ठीक, समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये बेसिक, आपको ये कोऑर्डिनेट में थोड़ा एडवांस है आपके लेवल के हिसाब से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास के हिसाब से थोड़ा एडवांस सवाल है, पर ऐसे सवालों से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। पेपर आपको ये नहीं देखता पेपर कि कौन बच्चा बैठा है पेपर देने के लिए, उसको पेपर बनना है। जब वो बनेगा तो वहां सवाल का लेवल नहीं समझ में आएगा, है ना। कभी कभी होता है, देखो एग्जाम में जब आप पेपर देने जा रहे हो ना, तो इट डजंट मीन कि आप जो आपके एग्जाम में आना है आप वो पढ़ के चले जाओ। इसीलिए आपको हर एंगल से सोचना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर ऐसे देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं और खुद बनाए भी हैं ऐसे पेपर, कि उसमें क्या होता है ना कि जब आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर गलत आपका आ रहा होगा और ऑप्शन में वो होगा, और मजे की बात फिर आप दूसरा तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर फिर गलत आ रहा होगा आपका और वो भी ऑप्शन में होगा। यानी आप क्या सोच सकते हो वो हर कुछ सोच के एग्जामिनर ऑप्शन डाल देता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये बाई चांस वाली बात होती है। उसी तरह ये सवाल हमेशा नहीं का है कि हमेशा ऐसा सवाल आता हो, ये कभी ऐसा सवाल आ गया तब क्या करोगे। इसलिए हम इन सब सवालों के लिए रेडी रहे तो बेहतर है। ठीक, लेकिन इस लेवल का सवाल लीनियर इक्वेशन में कम चांस होता है कि आए, पर आ गया तो क्या करोगे, है ना। और अगर आया तो 2 या 3 में जाएगा, हमने इसको 1 में रखा है सिर्फ। तो आप ये मत देखना कि ये तो आसान ही होना चाहिए, मार्किंग स्कीम पे मत जाइए, ये सिर्फ आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ये सब चीज करी जाती है। ठीक, अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। थ्राइस द कॉस्ट ऑफ अ कैटल इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ एन ओवन। कैटल का जो कॉस्ट है उसका 3 गुना जो है वो ओवन के कॉस्ट के 5 गुना के बराबर है। बात समझ में आई? कैटल का जो भी कॉस्ट होगा उसका 3 गुना जो होगा ना वो ओवन के कॉस्ट का 5 गुना होगा। ठीक, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल में जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो आप फटाफट मान लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ वन कैटल या कॉस्ट ऑफ अ कैटल बी ₹x। x रुपए मान लिया आपने,
एंड द कॉस्ट ऑफ एन ओवन बी वाई रुपीज, है ना। ये आपने मान लिया। अब देखो स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि इसका 3 गुना इसके 5 गुने के बराबर होगा, यानी 3x जो होगा वो 5y के बराबर होगा, है ना। तो आप अब क्या करो, सबको एक ही साइड ले आओ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर होगा। ठीक, 2 नंबर में था ये सवाल, ठीक है। लेकिन सवाल देखो कैसा है, बस दिमाग खुला रखना है। समझ में आई बात? अब सवाल समझ में आ रहे हैं? देखो सवाल पढ़ना पहले, और जब भी आपको सवाल थोड़ा बड़ा लगे ना तो एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप पे जाना। जैसे यहां से शुरू हुए तो आप पहले यहां तक पढ़ो। क्या कहा? थ्राइस द कॉस्ट ऑफ कैटल इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ एन ओवन, यानी कैटल के जो दाम है उसका 3 गुना ओवन के दाम से 5 गुना होगा। 3 गुना 5 गुना, ठीक, ये दिमाग में आ गया। राइट अ लीनियर इक्वेशन। अब तुम्हें लीनियर इक्वेशन इसी पे लिखना है। तो भाई साहब अगर x कैटल का दाम है, y ओवन का है, तो इसका 3 गुना इसके 5 गुने के बराबर होगा। वही कर दिया हमने, यही करा ना, और हमारा इक्वेशन बन गया। कोई डाउट? अगला है फाइंड m if 0.7 -3 lies on the equation y minus 3/7 is equal to m into x minus 2/7। ऐसे सवाल बहुत सिंपल सवाल होते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इन पे ध्यान देना है। पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है। यानी पहले को x को पहले वाले कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करो और y को दूसरे कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करो इस इक्वेशन में, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसने कहा है। ठीक, तो आप पुट करिए। जब आप पुट करिएगा तो y की जगह मैंने बताया -3 रखो। -3 - 3/7 इज इक्वल टू m इंटू 7 - 2/7। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -21 - 3/7 इज इक्वल टू m इंटू 49 - 2/7। ये हो गया -24/7 इज इक्वल टू m इंटू 47/7। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m क्या हो जाएगा -24/7 इंटू 7/47। ये और ये कट गया, m आ जाएगा -24/47। ये आपका सिंपल सा आंसर रहा। करा क्या, बस आपने x और y की वैल्यूज पुट कर दी जो इक्वेशन दी थी उसमें, और एक लीनियर इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन जो हम लोग करते थे वो सॉल्व करके हमने सवाल बना लिया। कोई दिक्कत? ठीक, अगले पे आइए। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज इन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम जैसा पिछला था, ठीक। तो बहुत बढ़िया, पुट कर दो y की जगह पे 4 और x की जगह पे 3। ये हो गया कितना, 12 बराबर 3a + 7। तो 3a हो गया 12 - 7, यानी 3a हो गया 5। a हो जाएगा कितना, 5/3। देखो 1 मिनट नहीं लगेगा आपको, सवाल बस पढ़ के सवाल पकड़ लेना है कि बनाना क्या है। पकड़ लिया सवाल तो देखो 1 मिनट नहीं लगेगा सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है जी? ठीक, अगला सवाल था, ये सवाल देख के थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन है नहीं। 3 नंबर का सवाल है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of same by taking the constant forces as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is equal to is 2 units and 0 unit. यानी अगर वर्क डन एक बॉडी का किसी एक कांस्टेंट फोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी से। यानी वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफएस, है ना। ठीक, आपको ये इक्वेशन लेनी है, ठीक है। यानी अगर इसको देखा जाए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एफएस। वैसे वर्क जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो आपके पास ये आएगा, वर्क जो होता है एफएस कॉस थीटा होता है। एंगल डिपेंड करता है किस एंगल पे वो पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सीधे लेके जा रहा है, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब अगर ये सीधे लेके जा रहा है तो इस एंगल पे क्या होता है, यानी एंगल 0 क्या आएगा, 180, ठीक, या 0 एंगल आ सकता है। 0 एंगल पे क्या होती है वैल्यू, cos 0 होता है 1। तो एक तरह से देखा जाए तो एफएस ही बचेगा, है ना। तो स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं छोटी क्लास में तो हमें
एंगल पे नहीं जाना, बड़ी क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आएगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ एस, इसके हिसाब से यही हुआ। इसका मतलब देखो ये था, एक वर्क है किसी फोर्स पे लगाया गया तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ी वैसे वैसे वर्क बढ़ेगा। दूरी बढ़ेगी काम बढ़ेगा, दूरी घटेगी काम घटेगा, यही होता है प्रोपोर्शनल। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, छोटी क्लास में सब पढ़ना था आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी घटेगी, और एक घटे तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक। और डायरेक्टली में क्या होता है, एक बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ेगी, घटी तो दूसरी भी घटेगी, सेम चीज होगा। तो ये फर्क होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिस्टेंस को मैंने एस लिखा है क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, फर्क आता है डायरेक्शन का। डिस्टेंस को डायरेक्शन से लेना देना नहीं, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से लेना देना है कि आप जाके इस दिशा में रहो। मैंने आपको ये भी पहले एक बार बता रखा है कि अगर मैं 5 मीटर इधर गया और 5 मीटर वापस आ गया तो डिस्टेंस 10 हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आपकी फाइनल पोजीशन क्या है इनिशियल से, और डिस्टेंस का मतलब है कि आप चले कितना, ठीक। तो ये चीज है हमारी यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू एफ एस हमारा इक्वेशन बन गया। आपको कह रहा है ग्राफ बनाओ कब, जब फोर्स को लेना है 5 यूनिट, यानी W इज इक्वल टू 5s। तो अगर देखा जाए तो W माइनस 5s इज इक्वल टू 0। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं बन गया? अब यहाँ पे x और y ना होके W और s हो गए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। हम ऐसे यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे तो x और y ना लिख के यहाँ W और यहाँ पे s लिख देंगे, ये s डैश कर देंगे और ये W डैश कर देंगे, क्या दिक्कत है? W इज इक्वल टू 5s का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। आप लगा के देख लेना, 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 1, है ना। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, सेम से आता रहेगा। 3 पे 3 नहीं आएगा, 3 पे 15 आएगा, ठीक है। तो मतलब इसी तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक। ओरिजिन से होके निकलता है ऐसा ग्राफ। अब कह रहा है, अब आप पार्ट्स पे जब आते हैं इसके, तो पार्ट्स में पहला उसने आपसे कहा है कि क्या डिस्टेंस ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। क्या वर्क होगा अगर बॉडी ने 2 यूनिट का डिस्टेंस तय किया? तो वर्क हो जाएगा 5 इंटू 2, कितना होगा? 10 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब दूसरे में कह रहा है कि 0 यूनिट अगर उसने डिस्टेंस तय किया तो F इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यही सवाल में था, 3 नंबर का सवाल। तो ऐसा नहीं है कि सवाल कठिन है, थोड़ा लेंदी दिख सकते हैं पर कठिन नहीं है, आसान, ठीक। इसका अगला सवाल था, राज टेल्स हिज डॉटर आर्या 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, 7 साल पहले मैं तब जितने उम्र के तुम थे ना, मैं 7 गुना था उसका, ठीक। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। मैं अब जब तुम 3 साल आगे जाएंगे अब से, तो जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे 3 गुना हो जाऊंगा मैं। ये कौन कह रहा है? राज कह रहा है अपनी बेटी आर्या से। आर्या एंड राज आर एक्स एंड वाई ईयर्स, प्रेजेंट एज दे दिया उसने, आर्या को एक्स मान लो और राज को वाई मान लो। अब इसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना, तो पहले आपको अल्जेब्रिकली करना पड़ेगा फिर ग्राफिकली। तो लेट द एज प्रेजेंट एज of Arya be X years and the present age of Raj be Y years। ठीक है, ये हमने मान लिया सर। अब वो क्या कह रहा है कि 7 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले आर्या की एज क्या होगी? हाँ जी, आर्या की एज होगी x माइनस 7 होगी, और राज की क्या एज होगी? y माइनस 7। 7 साल पहले यही दोनों की तो उम्र होगी। अब कह रहा है कि जो राज है वो आर्या से 7 गुना होना चाहिए, यानी अगर मैं इसको 7 गुना कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे। बन गई इक्वेशन। यही तो उसने कहा 7 साल पहले इसकी उम्र से 7 गुना हो जाएगी। तो 7 साल पहले इसकी उम्र ये होगी, मान लो आज 10 है तो 7 साल पहले 3 होगी, तो 3 का 7 गुना 21 उम्र होगी इसकी। तो यही चीज इसमें
करनी है। तो इसको इक्वेशन बनाएंगे 7x माइनस 49 माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42 आ जाएगा इक्वेशन 1। ठीक ठीक है जी, -42 आएगा तो उधर भेज किया, +42 हमने कर दिया। अब 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है, तो अब से 3 साल बाद आर्या की उम्र हो जाएगी x+3 और राज की उम्र हो जाएगी y+3, यही होगी। पर राज जो होगा इसका 3 गुना होगा, तो ये 3 गुना करके बराबर कर दो। यानी अगर इसकी इक्वेशन देखी जाए तो 3x + 9 इज इक्वल टू y+3। तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 9 कितना हो गया -6। ये अलजेब्रिकली ये आपने सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, ग्राफिकली इसको बनाना है ना, सॉल्व नहीं करना, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत सर। अब इसको ग्राफिकली कैसे करा जाएगा, ग्राफ बना देना जल्दी से, ठीक है। x x डैश y y डैश, टेबल बनाने पड़ जाएंगे आपको सर दो दो, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ टेबल बना लेते हैं हम। यहां पे इसके लिए अगर मैं बनाऊं 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो अगर मैंने y रख दिया 0 तो x आ जाएगा 6, ठीक है। और क्या रख सकते हैं जी, अगर y रख दिया मैंने 7 तो x भी आ जाएगा 7, 7 उधर जाएगा 49 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसकी अगर मैं बात करूं, अगर y मैंने रखा 0 तो x आएगा माइनस, कितना आएगा, y 0 रखने पे x आएगा -2, ठीक है। और अगर मैंने y रख दिया 6 तो x आ जाएगा 0, है ना। -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो -6 + 6 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, यानी तुम्हारे पास जो बनेंगे पॉइंट्स वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। आइए अब जरा 6 0 x6 y0, तो x6 y0 हो गया ये वाला 6, 0, और फिर 7, 7, यानी ये 7 और ये 7, तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे 7, 7, यानी अब जो ग्राफ आपका बनेगा इसमें वो कुछ ये बनेगा, ये, ठीक। दूसरा आपसे कह रहा है -2, 0, यानी x -2 y0, तो ये हो गया -2, 0, फिर 0, 6, ये 0 और ये 6, ये हो गया 0, 6। तो आपका इस केस में क्या बना, इस केस में आपका बनेगा ये वाला, ये आपकी लाइंस बन के आएंगी, ये आपका अलजेब्रिकली हो जाएगा, ये आपका ग्राफिकली हो जाएगा। है कोई डाउट, पक्का। अगला सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या आप दोनों के ग्राफ आपको बनाने हैं, एक ही ग्राफ पे, ये बेवकूफी मत करना कि एक ही ग्राफ पे दोनों बना दो, दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाने। जब भी आपको ऐसा सवाल आए आप एक चीज समझ लो, आपको दोनों के अलग अलग ग्राफ बना देने हैं, ठीक, क्योंकि इसने ईच ऑफ द फॉलोइंग का कहा है, ठीक। अगर वो कहता है ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, तो आप एक ही ग्राफ पे बना लेते हैं, लेकिन अलग अलग बनाने हैं, उसने अलग अलग की बात करी है। तो जल्दी से क्या करना, y = 3x का ग्राफ तो ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं है, ओरिजिन से पास हो जाएगा, ठीक। देखो ये, अब आप ये कहोगे सर सबका ग्राफ सेम हो रहा है, कैसे, ये जो ग्राफ है ना जो ओरिजिन से निकलता है, ये ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ये नीचे हो, यानी कभी ग्राफ ऐसा हो सकता है कि ऐसे हो, कभी ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसे हो, कभी ग्राफ ऐसा हो सकता है कि ऐसे हो एकदम, है ना, ये सब हो सकता है, लेकिन निकलेगा ओरिजिन से ही। जब आप वैल्यू पुट करिएगा ना तो देखना, एक्जैक्ट नहीं निकाला मैंने ग्राफ, मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ओरिजिन से ही निकलेगा, ऐसा कोई भी ग्राफ अगर हुआ तो। बस अब आपको देखना है कि ग्राफ कितना टेढ़ा हो रहा है, कितना सीधा जाएगा, कितना हॉरिजॉन्टल जाएगा, कितना वर्टिकल जाएगा, ये आपको देखना है।
कब देखोगे? वैल्यू पुट कर करके। यानी अगर आप 0 0 रखते तो ये 1 रखेंगे तो x1 तो y3 यहां कहीं आएगा, यानी ग्राफ ऐसे कुछ जाता। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये बना लोगे आप लोग। ठीक, अगले पे हम बात करते हैं 3 = 2x + y। तो 3 = 2x + y का मतलब क्या है? 2x + y = 3। ठीक है, अगर हमने इसका पॉइंट्स निकाला x y रख के, अगर मैं x को रखता हूं 0 तो y आ जाएगा 3। ये तो पता है ना कैसे निकलती है वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू रख देते हैं, दूसरा उससे निकालते हैं। तो अब हमारे एग्जैक्ट लाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि इधर जाके वो डिवाइड हो जाए, ऐसा कुछ नंबर बना पाए। ठीक, अगर मैं y को रखूंगा -3 और y को रख दिया 3 तो x हो गया 0। अगर मैं और क्या करूं, x को रख दूं अगर 1 तो y आएगा -1, क्योंकि ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 3 में से 4 गया -1। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये ओरिजिन है x y x डैश y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन वट एवर। उतने की हमें जरूरत नहीं है, उसने मैं लिख नहीं रहा। हाँ, इसमें -1 -2 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जरूरत है। 0,3 0,3 यानी x0 y3। बहुत बच्चे यहां भी गड़बड़ कर जाते हैं, क्या करते हैं 0,3 इसको लगा देंगे, ऐसा नहीं है। 0,3 यानी x0 y3 ये रहा। ठीक, फिर 1, -1 1 x पे y पे -1 है तो 1, -1 यानी आपका जो ग्राफ बना वो इस तरीके का कुछ बना। ठीक, तो ये आपका ग्राफ बनेगा इसका, बहुत सिंपल। अगर 1 में है तो y से 1 नहीं, x अगर 1, अच्छा 3 2 है ना, एक मिनट, तो हम इसको गड़बड़ा गया, 2 1 4 लिख लिया हम लोग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो देख लो। x अगर 1 है तो y भी हम 1 ही रख लेते हैं, रख नहीं लेते 1 आएगा, क्योंकि 2 1 2 होता है। हमने कैलकुलेशन में 2 1 4 समझ लिया, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 3 - 2 1, यस 1, 1, तो यानी 1, 1 कौन सा होगा? 1, 1 ये, यानी ग्राफ आपका ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, ये बन जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आया? ठीक, कैलकुलेशन ध्यान देना। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं भी गड़बड़ कर देता हूं, मैं कोई रट के नहीं ना बैठा यहाँ पे, तो हो जाती है गलती, सबसे होगी, आपसे भी होगी। इसीलिए प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे गलती होने के चांस उतने कम होंगे। जैसे मैंने देखो इतने सारे सवाल में अब एक गलती हो गई है ना, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी और ये गलती एग्जाम में हुई, वहां भारी पड़ जाएगी। गलती होना और कहाँ गलती होना फर्क है। यहाँ गलती चल जा रही है, अगर मेन एग्जाम में हो जाएगी फिर वहां नहीं चलेगी, वहां कोई तुम्हें बता भी नहीं पाएगा कि ये गड़बड़ है। ठीक है, तो बढ़िया है, अच्छे से करो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मार्क कर लो चाहे कुछ भी कर लो। ये सीबीएसई के और बिहार बोर्ड वाले तो खास तौर पे समझ लें कि उसमें तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत चांस होते हैं कि ऐसा सवाल आता है। और बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सवाल है। क्या है कि एक एंगल है ट्रायंगल का जो कि बाकी 2 एंगल के सम के बराबर है, तो बताओ ये ट्रायंगल कैसा है। ठीक, ऑप्शन दिया है इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूज, आइसोसेलेस या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो अब आप देखो, अगर ज्ञान लगाने जाओ तो बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन ज्ञान लगाने से बेहतर सॉल्यूशन करा जाए। क्या होगा, मान लो एक एंगल ए जो है वो एंगल बी और एंगल सी के सम के बराबर है, ये तो कह रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। और आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी स्टेट करती है। तो यहां से अगर देखोगे एंगल ए और ये एंगल ए के बराबर ही है ना, तो 2 टाइम्स एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया, 180/2 यानी 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का कोई भी कोण आ जाए, कोई भी एंगल आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल, ध्यान बस रखना है, सवाल बनेंगे 100% बनेंगे। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 105 डिग्री and its 2 interior opposite angle are equal. Each of these equal angle is 75
52.5, 72.5 या 37.5। सवाल कह रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका एक्सटीरियर एंगल है ये, अगर ये 105 डिग्री है और इसके अपोजिट इंटीरियर, इसके अपोजिट इंटीरियर कौन से होते हैं, जो इसके साथ होता है ना, उसके अलावा बाकी के दो, इसके साथ ये है तो बाकी दो ये है, ये दोनों बराबर हैं, तो बताओ क्या होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई साहब एंगल A प्लस एंगल B 105 के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपकी यही कहती है। क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कि द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का, वो सामने के मतलब उसके जो अपोजिट दो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। दिस इज व्हाट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेज। क्लियर? तो वही हमने यहाँ पे लगाया। अब कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो एंगल A प्लस एंगल A बराबर 105 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल A कितना हो गया? 105। तो एंगल A कितना हो जाएगा सर? 105/2, यानी हो जाएगा 52 1/2 डिग्री। ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे किसी भी एक एंगल का पूछा है तो कोई भी एक एंगल यानी दूसरे के बराबर ही होगा, तो इसका आंसर होगा ये। कोई दिक्कत? अगला सवाल है, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें कहा है DE BC से पैरेलल है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए कैसे होगा। अगर DE BC से पैरेलल है, एज DE इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब एंगल EDC जो है वो एंगल DCB के बराबर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये जो एंगल है ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक, तो एंगल DCB कितना हो जाएगा? ये हो गया 27 डिग्री। अब ये दोनों को अगर जोड़ दो तो एंगल ACB नहीं आ जाएगा? हाँ जी। नाउ एंगल ACB जो है वो कितना आ जाएगा? एंगल DCB प्लस एंगल ECD। इसको और इसको जोड़ दूंगा तो ये पूरा निकल जाएगा, है ना। तो DCB 27 है और ECD 23 है, तो हो गया कितना ये? 27 23 50 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आप आराम से x निकाल सकते हो। ये एंगल पता है, ये एंगल पता चल गया, ये आराम से नहीं निकल जाएगा। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A है x, एंगल B है 62, एंगल C है 50। ये सब है 180 के बराबर। x हो जाएगा 180 माइनस 112, तो x कितना हो जाएगा? 58 68 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 डिग्री आपका आंसर। कोई दिक्कत? आना सिंपल भाई, बहुत आसान आसान सवाल है। मतलब मुझे लग रहे हैं तुम्हें हो सकता है टफ लगेंगे। तुम्हारे लेवल पे जब मैं था मुझे भी लगता था टफ, ऐसा कुछ नहीं है। तो होगा ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। पर करो, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। ये देखो, देखने में ना जब डायग्राम पे सीधे सवाल ना पढ़ के डायग्राम देखोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या इतना एक्स वाई इतना लगा रखा है। पर सवाल पे आते हैं। इस फिगर में क्या है, ये जो AB है ना ये CD से पैरेलल है, यानी बहुत सारी चीज तो तुम्हारी यही क्लियर हो गई। ठीक, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये और ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और क्या होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इतनी सारी चीजें आपके पास आएंगी। तो जब बहुत सारी चीजें आती है ना तो कंफ्यूजन भी बहुत सारा क्रिएट करती है। तो आप कंफ्यूज ना होना, सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। आइए जरा इस पर इक्वेशन देखते हैं क्या बन रहा है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन के आ रहा है आपके सामने ये। उसी से बना दे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से बना दे, है ना। चलो देखो, अगर मैं सिर्फ इस एंगल की और इसकी कंपैरिजन करता हूं, है ना, एज AB पैरेलल टू CD
therefore angle APQ is equal to angle PQR, है ना, alternate इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से आएगा एंगल APQ था 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बचेगा और ये हो जाएगा माइनस 20। तो x माइनस वाई हो जाएगा कितना, 2 उधर जाके माइनस 10। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। ठीक, दूसरी इक्वेशन जब बनानी है तो फिर आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बना सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी से ही बन सकती है, ये प्लस ये 180, लेकिन उस पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि पैरेलल की बात करिए तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ही बनाते हैं। ऑल्सो एंगल APR बराबर एंगल P, एक मिनट, ये इसके थोड़ी पैरेलल होगा, ये ना पैरेलल होगा, एक मिनट। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ही दूसरा वाला बना देते हैं। चलो दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से बनाते हैं। x माइनस 5 डिग्री प्लस, या लिखो इसको एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी एंगल P कितना है, x माइनस 5 प्लस 2y माइनस 10 प्लस x प्लस y प्लस 15 इज इक्वल टू 180। तो x और x 2x, 2y प्लस y 3y, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 प्लस 15 0, है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। देखना कुछ गड़बड़ नहीं है ना। x 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 में 15 गया 0। ठीक, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। इक्वेशन ये हो गया 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and on adding with इक्वेशन 2 we get, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। क्या होगा सर, देखिएगा 3x माइनस 3y प्लस 2x प्लस 3y बराबर माइनस 30 प्लस 180। 3y से 3y कट गया, 5x बराबर 150। तो x हो जाएगा 150 बटे 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। x 30 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट दिस इन इक्वेशन वॉट एवर, पुट दिस इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, इसको 1 में पुट करिए, ये रहा 30 माइनस वाई बराबर माइनस 10। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 10 माइनस 30, कितना हो गया, माइनस वाई बराबर माइनस 40, यानी वाई बराबर 40 डिग्री। तो वाई 40 हो गया और एक्स 30 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई डाउट सर? यस। तो अब इसको इतने पे रखते हैं, अगले पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।